हेलो जी बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 12th वाले बच्चों, आपका बोर्ड आने वाला है। आई होप आपने रिवीजन वगैरह सब कुछ देख ली होगी। देखने वाले नहीं होगे, देख ली होगी। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे तो आप अच्छे से बार बार देख रहे होगे ना, क्योंकि पेपर अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आओ जी। अब याद करो, हमने लास्ट सेशन में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करी थी, जिसमें हमने कुछ 9-10 क्वेश्चन करे थे। हम ऐसे ही, मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा। इसमें हो सकता है कुछ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चन हो सकता है कुछ हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो। तो आओ हम उनको खत्म करते हैं। बच्चों, ये सीट आपको अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये शुरुआत वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जैसे वो क्या कहते हैं, नेशनल इनकम के इसमें अंदर क्वेश्चन आए थे कि नेशनल इनकम का पार्ट बनता है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनता है नहीं बनता। फिर वो जीडीपी वेलफेयर वाला टॉपिक आया। ऐसे करके हमने छोटे छोटे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं उन क्वेश्चनों को देखा था। ठीक है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7, 8 मिक्स्ड इनकम वगैरह वगैरह ये सब हमारा हो गया था। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी मेरे को अच्छे से याद है कि हो गई थी। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया था, जिसके अंदर मैं एक बार बता देता हूँ डबल काउंटिंग क्या होती है। बेटा, डबल काउंटिंग एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, जहां पे कोई भी इनकम मोर देन वंस काउंट हो जाती है। अब मोर देन वंस का मतलब वो हो सकता है 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी हो, मोर देन वंस हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे कि डबल काउंटिंग हो रहा है। और डबल काउंटिंग से बचने के लिए 2 मेथड हमारे काम के आते हैं। एक का नाम होता है फाइनल आउटपुट मेथड और एक का नाम होता है वैल्यू एडेड मेथड। तो ये हमने कर रखा है। फाइनल आउटपुट मेथड में हम सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को या इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कंसीडर नहीं करते। और दूसरा वैल्यू एडेड मेथड, जहां पे हम हर लेवल पे वैल्यू एडिशन निकालते हैं। तो वैल्यू एडिशन मेथड लगाओ या टोटल आउटपुट में फाइनल आउटपुट मेथड लगाओ, इन दोनों से ही डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को इग्नोर किया जा सकता है, उससे हम बचे जा सकते हैं। ये पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी। फिर जीडीपी वेलफेयर वाला क्वेश्चन मेरा हो रखा है, मैं एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूं। नॉर्मली तो जीडीपी हाइयर है तो इकोनॉमिक वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर है, लेकिन इस बात की एक्सेप्शन होती है, एक्सटर्नैलिटी इस बात की एक्सेप्शन होती है, कंपोजिशन किन चीजों से जीडीपी मिलकर बना ये इसकी एक्सेप्शन होती है। ये अलग अलग पॉइंट होते हैं, जिससे हमारे को एक बाटा सिस्टम वाला नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज भी इसकी एक एक्सेप्शन होती है। तो वो हमारे को याद करके ज्यादा अच्छे से जाना है पेपर के लिए, कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त जीडीपी होगा तो वेलफेयर ही होगा। डन। तो आओ चलो, ये हमारा हो चुके थे ये वाले पॉइंट। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी की एक एक्सेप्शन होती है। आओ बच्चों, मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये वाली लाइन। ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, और यकीन मानो ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आओ देखना। याद करो बच्चों, आपने 2 तरीके की जीडीपी आज तक आपके जीवन में सुनी होगी। एक होती है रियल जीडीपी और एक होती है नॉमिनल जीडीपी, है ना। इनके इनके ऊपर एक जीडीपी डिफ्लेटर का क्वेश्चन भी बन सकता है। जीडीपी डिफ्लेटर उसे भी मैं करवाऊंगा, अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। रियल जीडीपी वो होती है जो करंट प्राइस पे निकलती है या कांस्टेंट प्राइस पे निकलती है। किसी को पता है तो बताओ, रियल जीडीपी कौन से प्राइस पे निकलती है और नॉमिनल जीडीपी कौन से प्राइस पे निकलती है। तो आओ बच्चों, मैं क्योंकि ये मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा तो मैं अभी आपसे लाइव इंटरेक्शन नहीं करूंगा, मैं सीधा बता देता हूं। रियल जीडीपी निकलती है कांस्टेंट प्राइस पे और नॉमिनल जीडीपी निकलती है आज के प्राइस पे, करंट प्राइस पे। खत्म हो गया टॉपिक। आओ देखना बच्चों क्या है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर में बनता है। हायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस ग्रेटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर जीडीपी ज्यादा है तो पर व्यक्ति गुड्स एंड सर्विसेज की जो वो है अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? क्या आप इस बात से सहमत हो? आगे बोलता है गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कहता है जीडीपी ज्यादा होगी तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी। क्या आप इस बात से सहमत हो? तो आओ देखते हैं आंसर क्या लिखना है। अगर ये पेपर में बाय चांस क्वेश्चन आया तो व्हाट विल बी योर आंसर। देखना बच्चों ध्यान से, क्या लिखना है आंसर। वन नीड्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस। 2 तरीके की जीडीपी की बता रहा है, जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है। जो कांस्टेंट प्राइस वाली है, अभी मैंने बताया था, जो कांस्टेंट प्राइस वाली है उसे बोलते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, लिख दिया मैंने यहां पे, आप याद भी रखना पेपर के लिए। तो वो जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइस वाली है, जिसे हम रियल जीडीपी भी कहते हैं। हायर जीडीपी वुड मीन ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। ज्यादा जीडीपी से ज्यादा गुड्स जब ही अवेलेबल होंगे when there is a rise in the real GDP। अगर ये वाली जीडीपी जिसकी बात चल रही है, अगर ये रियल जीडीपी है तभी लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विस ज्यादा अवेलेबल होंगे। अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो इट मींस
भाई वो प्राइसेस बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, उसमें रियलिटी में कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। मैं बता देता हूं, सुनना बेटा। रियल जीडीपी निकली मेरे कांस्टेंट प्राइस पे, नॉमिनल जीडीपी निकली मेरी करंट प्राइस पे। अब लेट से करंट प्राइस का मतलब ये हुआ नॉमिनल जीडीपी के अंदर कि इसमें इन्फ्लेशन मिली हुई है, इसमें चीजों के महंगाई के रेट मिले हुए हैं। लेट से हमारी इकोनॉमी में 100 गुड्स बने, 100 यूनिट्स बने, ठीक है, उनका प्राइस 10 रुपए था कांस्टेंट प्राइस, तो हमारी जीडीपी कितनी निकल कर आई? 1000। अब महंगाई की वजह से उस 10 रुपए का रेट 12 रुपए हो गया, तो 100 यूनिट तो आज भी है, अब रेट 10 से 12 हो गया, तो बताओ अब जीडीपी कितनी नजर आई? बेटा अब जीडीपी नजर आई 1200, 1200 नजर आई। तो मेरे को ये बताओ, रियलिटी में तो दिख रहा है कि हाँ जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन बेटा रियल जीडीपी थोड़ी ना बढ़ रही है। ये जो जीडीपी बढ़ी ये तो किसकी वजह से बढ़ी? करंट प्राइस की वजह से, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन छुपी हुई है, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ती हुई नजर आई। जरा बताओ, अगर ये बढ़ेगी तो क्या लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विस बढ़ेंगे? जी नहीं, क्योंकि यहां तो करंट प्राइस की वजह से जीडीपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर रियलिटी में गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाने हैं तो कौन सी जीडीपी बढ़नी चाहिए? रियल जीडीपी, ये लिखा हुआ था। आई होप ये सबके समझ में आ गया होगा। आगे, in real GDP, not when GDP rise is caused by rise in the general price level। और जनरल प्राइस लेवल मतलब ये कौन सी लेवल की बात कर रहा है बेटा? नॉमिनल, मतलब नॉमिनल जीडीपी से पर पर्सन जो गुड्स की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ती नहीं है। अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है तो पर पर्सन गुड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन नॉमिनल जीडीपी बढ़ने से पर पर्सन गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ती। A rise in real GDP is a situation, rise in real GDP जब होता है जब रियलिटी में आउटपुट बढ़ता है। आउटपुट बढ़े, ये 100 यूनिट से 110 यूनिट हो जाए तो मजा आए, ये प्राइस बढ़ने से थोड़ी ना मजा आएगा, ठीक है। टेंड्स टू राइज लीडिंग टू अ राइज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट मींस, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, जब रियल जीडीपी बढ़ती है तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ता है, और जब गुड्स एंड सर्विस का फ्लो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पर पर्सन गुड्स की अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। भाई खत्म हो गया क्वेश्चन, मतलब ये अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक्सट्रीम लेवल का अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देखना बच्चों। अगेन कुछ रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी जैसा ही टॉपिक है, आपको बहुत इजी लगेगा। जीडीपी डिफ्लेटर का टॉपिक आप एक बार बुक से पढ़ लेना है, बहुत इजी टॉपिक है। रियल जीडीपी से नॉमिनल कैसे निकालते हैं और नॉमिनल से रियल कैसे निकालते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप बस इतना ध्यान रखना, रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे निकलता है और नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे निकलता है, ठीक है ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट की कैटेगरी चल रही है, मैं बिना मतलब का तो कोई क्वेश्चन करवा के आपका टाइम वेस्ट करूंगा ही नहीं। आओ देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियल जीडीपी। बहुत बढ़िया, वो जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस या कांस्टेंट प्राइस? कांस्टेंट प्राइस रियल जीडीपी हो जाएगी। एंड नॉमिनल जीडीपी, दोनों के कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से समझाओ। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल तो भी हमने पीछे देख ही लिया था, चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं आंसर। ये 2019 बोर्ड का क्वेश्चन है, आओ पढ़ना बच्चे। रियल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो किसी देश के भीतर प्रोडक्शन हुआ। डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल इनकम में वर्ड सुना होगा आपने। ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड, वो वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक साल के दौरान किसी देश में जिनका प्रोडक्शन हुआ, देश में मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ, और यहां पे जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो यूज कर रहे हैं एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। बेटा बेस ईयर प्राइस को ही हम कौन सा प्राइस कहते हैं? कांस्टेंट प्राइस। तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम बेस ईयर प्राइस यानी कांस्टेंट प्राइस को ध्यान में रखते हुए निकाल रहे हैं तो दैट जीडीपी इज नोन एज रियल जीडीपी। और अगले वाले में बताओ क्या लिखा होगा? अगले वाले में लिखा होगा यहां पे भी मार्केट वैल्यू है, यहां पे भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, लेकिन डिफरेंस कहां होगा? डिफरेंस सब कुछ सेम रहेगा डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के दौरान, बस ये चेंज हो गया एज एस्टिमेटेड एट द करंट ईयर प्राइस। नॉमिनल जीडीपी में कौन से प्राइस निकालते हैं? नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं करंट ईयर का प्राइस, जैसे हम करंट प्राइस भी कहते हैं। बच्चे दो क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गए होंगे, पूरे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसमें अब देखो, जैसे न्यूमेरिकल एग्जांपल के लिए बोला हुआ है, तो जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया, बोल देना गुड्स एंड सर्विसेज की यूनिट्स थी 100, फिर प्राइस था, बेस ईयर प्राइस था 10 रुपए, तो जीडीपी निकल कर आई 1000। लेकिन फिर नॉमिनल जीडीपी निकालते वक्त बोल देना कि प्राइस बढ़ गया था, तो 100 यूनिट को 12 रुपए से मल्टीप्लाई करा तो 1200 जीडीपी नजर आई। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल एग्जांपल बना सकते हो बहुत आसानी से। चलो
क्वेश्चन नंबर 16, ये आपकी लास्ट क्लास से रिलेट करेगा। एक्सटर्नैलिटी वाला क्वेश्चन है ये, एक्सटर्नैलिटी वाला क्वेश्चन। याद करो, ये मैंने आपको समझाया था। कई बार मार्केट में कुछ हुआ, बाहर कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे बेनिफिट हुआ, रियलिटी में मैंने कोई खर्चा नहीं करा था, इसे कहेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। कई बार ऐसा होता है कि बाहर कुछ हुआ जिससे मुझे नुकसान हुआ, लेकिन किसी से कोई पैसा लिया दिया नहीं गया, उसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं लगी, मेरे को भी कुछ लेना और देना नहीं हुआ। वो चीजें जहां पे हमने कुछ किया नहीं, लेकिन बदले में या तो मुझे बेनिफिट मिला या तो मुझे प्रॉब्लम मिली। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ये दोनों ही जीडीपी वेलफेयर की एक्सेप्शन होती है। आओ पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इफ इन ए लोकेलिटी अ न्यू पार्क इज डेवलप, किसी लोकेलिटी में एक नया पार्क बन रहा है। बेटा पार्क सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इट विल हैव एक्सटर्नैलिटी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इससे बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगी। कैसे? कैन आई स्टेट वन एग्जांपल ईच ऑफ बोथ टाइप ऑफ एक्सटर्नैलिटी, दोनों के एक एक एग्जांपल बताओ। तो एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव, when the new park developed by municipal corporation raises welfare of the people, जब लोगों का वेलफेयर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव कब? when the new park developed by municipal or corporation is used by anti social elements and leads to insecurity of the resident, भाई उस पार्क में जाके सारे नशेड़ी बैठे रहते हैं, सारे दिन भर सिगरेट ही पीते रहते हैं, नशा करते रहते हैं। पार्क बना था लेकिन उस पर गलत काम होने लग गए, तो वो हो जाएगी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। बस खत्म हो गया। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, दोनों के एग्जांपल पार्क के हेल्प से ही हमने समझे। पेपर में किसी भी बेस पे क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। चलो जी खत्म। बेटा ये वही टॉपिक है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। मैंने बोला था ये थोड़ी देर बाद आएगा, आ गया। जीडीपी डिफ्लेटर, टॉपिक का नाम होता है जीडीपी डिफ्लेटर। देखो शुरुआत में तो वही बता रहा है, क्वेश्चन पहले मैं दिखा देता हूं कि रियल जीडीपी क्या होती है और ये नॉमिनल जीडीपी से कैसे अलग होती है। तो वही कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस वाली बात हो गई। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर वाला या 3 नंबर वाला। रियल जीडीपी निकालनी है तो नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से, बेटा प्राइस इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन होता है महंगाई दर, तो रियल जीडीपी निकालनी है तो नॉमिनल को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर नॉमिनल निकालनी है, फॉर एग्जांपल नॉमिनल निकालनी है तो क्या करोगे? तो रियल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देना, रियल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से क्या कर देना, पीआई कह देता हूं इसे, मल्टीप्लाई कर देना, तो नॉमिनल जीडीपी निकल कर आ जाएगी। ये फॉर्मूला प्लीज आप ध्यान रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। बोलो जी क्लियर है? पक्का? अभी तक के क्वेश्चन आई होप आपको दिमाग में भी जा रहे होंगे और आप उन्हें कैसे आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो भी आपके दिमाग में जा रहा होगा। कई बार हमारे को क्वेश्चन आते हैं लेकिन हम उसके आंसर को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो मैं जानबूझकर क्वेश्चन भी पढ़ा रहा हूँ, आंसर भी पढ़ा रहा हूँ और वो टॉपिक भी आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको वो नहीं आता तो आप उसे समझ लो, है ना। हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आएगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस अब बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, पहले नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी भी बनते हैं, लेकिन अब वो जो नेशनल इनकम की थ्योरी के क्वेश्चन है ना, वो भी अच्छे खासे स्केल पे बनने लग गए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। हम आमतौर पे इनवर्ड्स को, जैसे ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे आप शॉर्ट में NFIA बोलते हो, और जो नेट एक्सपोर्ट है जिसे आप शॉर्ट में बोलते हो X-M, हम आमतौर पे ये तो पढ़ के जाते हैं कि इसका क्या करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, कहाँ क्या काम करते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पता होता। और CBSE आमतौर पे उसी पे क्वेश्चन पूछ देता है कि ये होता क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए होता क्या है, फिर इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। आओ कर देखते हैं क्या होता है। बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो फैक्टर इनकम इंडिया में आई, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, माइनस इंडिया से बाहर जो फैक्टर इनकम गई, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, दोनों को अगर हम सेट ऑफ कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो निकलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब पैसा बाहर से आया ज्यादा गया कम, तो NFIA बनेगा पॉजिटिव। बाहर से आया कम गया ज्यादा, तो NFIA बनेगा नेगेटिव। और जितना आया उतना ही गया, तो NFIA बनेगा 0। ये बातें ध्यान रखना। अब NFIA में होता क्या है? NFIA में बाहर से आने वाली फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड था। अब फैक्टर इनकम आपको अच्छे से पता है, बाहर से आने वाला रेंट, बाहर से आने वाली COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बाहर से आने वाला इंटरेस्ट, बाहर से आने वाला प्रॉफिट, माइनस
बाहर को जाने वाला इंटरेस्ट, बाहर को जाने वाला रेंट, बाहर को जाने वाला प्रॉफिट, बाहर को जाने वाला इंटरेस्ट, ये सारी चीजें। मतलब बाहर से कोई भी फैक्टर इनकम आई माइनस बाहर को जो भी फैक्टर इनकम गई। अब फैक्टर इनकम के एग्जांपल लिख देना, यही हमारा एनएफआई हो गया। आओ पढ़ते हैं। और एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट, हमने दूसरे देशों को कितना बेचा माइनस दूसरे देशों से कितना परचेज करा। आओ बेटा पढ़ना, मैं एक बार पढ़ाता हूं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दो चीजों का डिफरेंस है, आपको अच्छे से आता है। फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट हु आर टेम्पररी रिजाइडिंग अब्रॉड, हमारे लोगों ने पैसा कमाया जो इंडिया के बाहर थे तो वो इंडिया भेजेंगे, माइनस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट हु आर टेम्पररी रिजाइडिंग इन आवर कंट्री, हम माइनस इसमें से वो करेंगे कि वो पैसा जो अंग्रेजों ने कमाया हमारे देश में वो अपने देश में भेजेंगे। तो हमारे बंदे वहां थे वो इंडिया में भेजेंगे, अंग्रेजों के बंदे यहां थे तो वो अपने देश में भेजेंगे। तो आने वाला माइनस जाने वाला माइनस कर देना, एनएफआई निकल कर आ जाएगा। आगे फिर कहता है शॉर्ट में उसी को लिखा हुआ है फैक्टर इनकम, उसी को बस आगे माइनस लगाकर लिख दिया और कुछ नहीं है, सेम लिखा हुआ है। फिर नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे तो सिर्फ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, यहाँ पे वो नॉन रेजिडेंट पैसा भेज रहा है पैसा जा रहा है, इन सबका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक्सपोर्ट आर एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर, एक्सपोर्ट का मतलब वो खरीद रहा है, हम बेच रहे हैं, ये अंग्रेजों का खर्चा है हमारे गुड्स को खरीदने पे, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे, हमारे देश के गुड्स पे अंग्रेजों ने खर्चा करा है। वाइल इम्पोर्ट आर एन एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस अब्रॉड, और इम्पोर्ट में हम खर्चा कर रहे हैं जो गुड्स बाहर बने हैं। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो नॉर्मल सा है कि बाहर वालों ने जो हमसे खरीदा और इम्पोर्ट में जो हमने बाहर वालों से खरीदा, लेकिन एनएफआईए में ऐसा नहीं था, वहां पे इनकम की बात होती है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के बेचने और खरीदने की बात होती है, वहां पे इनकम के आने और इनकम के जाने की बात होती है। और उनके एग्जाम्पल भी लिख देना और इसके भी एग्जाम्पल लिख देना, 3 में से 3 पक्की बात है, गारंटी वाली बात है भाई, 3 में से 3। नीचे नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है वो लिख दिया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चलिए जी, हाँ ये मैं आपको पढ़ा देता हूं। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आया ना तो आपका दिमाग घूमता रह जाएगा, आपको आंसर क्लिक हो रहा होगा, आप चाह रहे होगे आंसर लिख पा रहे हैं लेकिन आप आंसर प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो आओ मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19, वाई शुड द एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर, सारा फाइनल एक्सपेंडिचर बी इक्वल टू द एग्रीगेट फैक्टर पेमेंट, जितना खर्चा है उतनी ही पेमेंट क्यों होगी, ये सवाल है। वाई, एक्सप्लेन करो। तो बेटा इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, वाई इक्वल टू सी प्लस एस, और इक्विलिब्रियम में सी प्लस आई हो जाता है, क्योंकि एस और आई इक्विलिब्रियम अप्रोच पढ़ी है ना आपने, एडीएस अप्रोच और एसआई अप्रोच। तो वाई इक्वल टू सी प्लस एस मेरा नॉर्मल फॉर्मूला था, मैंने s और i क्योंकि इक्विलिब्रियम में होते हैं तो c प्लस आई लिख दिया, बिकॉज हमें पता है s बराबर क्या होता है i, कहां पे होता है s बराबर i, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आप पढ़ना ध्यान से। फैक्टर पेमेंट आर इक्वल्स टू फैक्टर इनकम, हम ये मान के चलते हैं फैक्टर पेमेंट किसके बराबर होती है, फैक्टर इनकम। इनकम इज ईदर स्पेंट, इनकम को या तो हम खर्च करते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, या तो इनकम को खर्च करते हैं या तो सेव करते हैं। मतलब मैंने जो भी पैसा कमाया या तो वो खर्च करा कंजम्पशन, या तो वो सेव करा। मेरी इनकम निकालने के लिए यही दो चीजें पॉसिबल हैं, इनकम निकालने के लिए या तो खर्च करा या तो सेव करा। पहली लाइन क्लियर हो गई। आगे, एक्सपेंडिचर ऑन इनकम ऑन द फाइनल गुड्स ईदर कॉज, अब जो हमने एक्सपेंडिचर करा है फाइनल गुड्स पे, या तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगा या तो इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब ये जो मैंने पैसा खर्च करा कंजम्पशन वाला, या तो मैं इससे कंजम्पशन कर रहा हूं या तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं पैसा और कहां खर्च करूं, या तो कंज्यूम करूंगा या तो इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। टू द एक्सटेंट, जिस हद तक इनकम सेव कर ली गई, फाइनल गुड्स रिमेन अनसोल्ड, जितना मैंने पैसा सेव कर लिया उतना मैंने सामने वाले से सामान नहीं खरीदा, मतलब उतना उसका पैसा क्वांटिटी अनसोल्ड बच गया। बट अनसोल्ड गुड्स आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, लेकिन ये जो अनसोल्ड स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक जिसे आप कहते हो, ये भी नेशनल इनकम का पार्ट बनता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनता है, एंड देयरफॉर अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना और इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना तो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। हैंस एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट फैक्टर पेमेंट, इसलिए दोनों चीजें बराबर हो गई। आप ना इसे ऐसे समझो, मैंने जितना पैसा कमाया या तो खर्च करूंगा या तो सेव करूंगा, सीधी सी बात थी। जो सेव, जितना हिस्सा मैंने सेव कर लिया
उतना हिस्सा मैंने कम खर्च करा, इसका मतलब ये ना मैंने सेव ज्यादा करा मतलब खर्चा कम करा, उतने से आपका स्टॉक कम बिका। लेकिन जो आपका स्टॉक कम बिका, जो आपका अनसोल्ड स्टॉक था, वो खुद इन्वेंट्री का पार्ट बनता है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनता है। तो या तो मैं इन्वेस्ट कर दूं या तो मैं सेव कर लूं, दोनों से कोई इंपैक्ट पड़ने वाला ही नहीं है। जितना है उतना ही पैसा रहेगा, पैसा ऊपर नीचे नहीं होगा। या तो वो मेरी जेब में रहेगा या तो वो आपकी जेब में चला जाएगा, इससे ज्यादा कोई और इंपैक्ट नहीं होने वाला। फिर से बोलता हूं, देखो पहले तो आप ये वाली लाइन लिखोगे कि इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। फिर बोलना जो हम फाइनल गुड्स पे खर्चा करते हैं या तो वो कंजम्पशन कहलाता है या तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फिर जिस हद तक हम सेव कर लेते हैं उस हद तक जो बच गया स्टॉक वो भी तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। इसलिए हमारा एक्सपेंडिचर और हमारा फैक्टर पेमेंट वो दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। बस, और कुछ नहीं लिखना, खत्म। अगला क्वेश्चन ये वाला वो टॉपिक है बेटा जो मैं आपको बहुत बार बोला हुआ है, ये एनसीईआरटी से मैंने उठाकर क्वेश्चन डाला हुआ है। यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, बुक से अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो बुक से पढ़ना। What are the, या write down the some of the limitation of using GDP as index of welfare। भाई GDP और इंडेक्स ऑफ वेलफेयर में की एक्सेप्शन या फिर क्या लिमिटेशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी किन किन चीजों से मिलकर आया इसका कुछ नहीं पता चला। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी इज नॉट अकाउंटेड फॉर। कंपोजिशन मतलब दारू से बना, सिगरेट से बना, अल्कोहल से बना या फिर इंपॉर्टेंट चीजों से बना, किससे बना ये पता ही नहीं है। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज वो जो बाटा सिस्टम होता है उनको भी रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो भी ये अच्छा वेलफेयर नहीं है। एक्सटर्नलिटी को भी कंसिडर नहीं किया गया। जब पार्क लगा था तो मुझे बेनिफिट मिला था, इसको भी वेलफेयर, इसको भी जीडीपी का पार्ट नहीं बनाया। मुझे वेलफेयर तो मिला लेकिन जीडीपी का पार्ट नहीं बना, तो जीडीपी का पार्ट ही नहीं बना तो उससे वेलफेयर दिखेगा कहाँ से। तो ये 4-5 पॉइंट होते हैं जहाँ पे वेलफेयर जीडीपी से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। फिर मैं कह देता हूं वेलफेयर जीडीपी से रिफ्लेक्ट नहीं होता हर केस में, ये उसकी कुछ लिमिटेशन थी। इन केसेस में वेलफेयर जीडीपी से रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं है। भाई खत्म। अगला क्वेश्चन भी बेटा वही है, सोशल वेलफेयर में नॉट इंक्रीज इवन व्हेन रियल जीडीपी इंक्रीज। सोशल वेलफेयर जरूरी नहीं है बढ़ेगा जब रियल जीडीपी बढ़ेगा। देखो अभी आपने पढ़ा था रियल जीडीपी बढ़ता है तो हर बंदे के लिए गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा अवेलेबल होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अगर अमीर और अमीर होता जा रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है तो रियल जीडीपी तो बढ़ रही है है ना। अमीर और अमीर हो रहा है, रियल जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन मेरे पास तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया, मैं तो गरीब था, मेरे पास तो कुछ और नहीं आया। तो पॉइंट इज रियल जीडीपी बढ़ी तो लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने चाहिए थे, लेकिन इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से अमीर के पास तो गुड्स एंड सर्विस बढ़ गए लेकिन मेरे पास गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ पाए। तो यही इसका आंसर लिखा हुआ है। बस ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसे आप आराम से पढ़ लेना। अभी की क्लास में भी मेरे अब ये एडीएस का क्वेश्चन आ गया, सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है, रिपीट आते हैं बेटा ये 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन। अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला मैं ना लगभग मैं आपको 109-110 क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे छोटी छोटी वीडियोस में, 20-22 मिनट की। अभी ये क्लास रिकॉर्ड हुई, अभी मैंने टाइम देखा था 22-23 मिनट हुए, इतने में आप इसे पढ़ो। फिर मैं अगली जैसे ही आप ये अच्छे से कर लोगे मैं एक नया एपिसोड लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। कोशिश करूंगा अगली क्लास में थोड़े बहुत इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी क्वेश्चन आ जाए, है ना। मैं जरूरी नहीं है कि सीरियल नंबर वाइज चलूँ, करवाऊंगा सारे, लेकिन हम ऊंच नीच भी कर लेंगे। तो मैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक करवाऊंगा, वहां से भी तो पेपर बनेगा भाई 40 नंबर का। चलो जी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना, और आपके दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा सकते हो। और ये चैनल ग्रो आपकी वजह से ही हो रहा है, और प्लीज़ और हेल्प करिए। थैंक यू।